हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माउंट कोचिंग सेंटर। तो आइए अपनी नेक्स्ट क्लास सेकंड क्लास परसेंटेज की शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने एक सिंगल परसेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पढ़े थे, ठीक है, और आपको परसेंट और उनके फ्रैक्शन वैल्यूज बताए थे। तो उम्मीद है आप सभी ने उनकी प्रैक्टिस करी होगी और उनके ऊपर पकड़ बनाई होगी। दोस्तों आज हेडिंग लगाइएगा क्वेश्चंस रिलेटेड टू टू एंड मोर परसेंट, दो या दो से अधिक प्रतिशत से संबंधित क्वेश्चन। जैसे दोस्तों यहां मैं एक सवाल लिखता हूं, ए नंबर इंक्रीज बाय 10% एंड 20% रेस्पेक्टिवली, कैलकुलेट हाउ मच परसेंट इंक्रीज बाय न्यू नंबर। किसी संख्या में क्रमशः 10 और 20% की वृद्धि की जाती है तो नई संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हो। दोस्तों इसका मतलब समझना स्टेप बाय स्टेप। जब ये हमारा क्रमशः वर्ड लगा हो, रेस्पेक्टिवली वर्ड लगा हो, तो जो ये वृद्धि की जाती है ये एक पैटर्न पे की जाती है। पैटर्न से मतलब क्या कि मान लो पहले कोई ओरिजिनल नंबर था, उसमें हमने 10% की वृद्धि की, तो वृद्धि होने पर कोई नंबर आया होगा। अब जो ये दोबारा से 20% की वृद्धि होगी, ये किस में होगी? इनिशियल नंबर में नहीं होगी। 10% की वृद्धि होने के बाद जो नंबर आया होगा ये उसके अंदर होगी, ठीक है। तो यहां पर वृद्धि होगी 20% और यहां पर कोई नया नंबर बना होगा, न्यू नंबर। तो उसने पूछा है कि ये जो नया नंबर बना है, ये जो हमारा ओरिजिनल नंबर था, ये उससे कितना ज्यादा। क्लियर है दोस्तों? तो जब एक से ज्यादा वृद्धियां होती हैं या कमी होती है या किसी भी चीज में, तो वो स्टेप वाइज होती है। ओरिजिनल नंबर में कुछ बढ़ाकर एक स्टेप आया, उसमें बढ़ाकर अगला स्टेप आया, इसी को हम बोलते हैं सक्सेसिव परसेंट। आगे आप डिस्काउंट में पढ़ोगे, सक्सेसिव डिस्काउंट उसका मतलब भी यही होगा, ठीक है। तो क्लियर है सभी को सक्सेसिव परसेंट क्या होगा? जब हर स्टेज पर किसी संख्या में वृद्धि या कमी की जाए। क्लियर है सभी को दोस्तों? अब इसको कैलकुलेट हमें कैसे करना है, ध्यान से समझ। देखो दोस्तों, वो जो ओरिजिनल नंबर है वो मैं कुछ भी मान सकता हूं, बट थोड़ा मानो आसान तरीके से। वो ओरिजिनल नंबर मैंने 100 मान लिया। अब 100 पे अगर मैं 10 बढ़ाऊंगा तो मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा सीधा मेरा कितना आ जाएगा? 110 आ जाएगा। बट अब 110 पे अगर मैं 20% बढ़ाता हूं तो मेरे भाई अब मेरे को यहां कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी। अब इसे कैलकुलेट करने के लिए हम दो रास्ते ढूंढ सकते हैं। एक तो कि 110 का 20% निकाल दो, इतना तो सबको आता होगा ना, 110 गुना 20/100, यानी कि 11 दूनी कितना आ रहा? 22। यानी कि जो मेरा नंबर है ये कितना बढ़ गया? 22। 110 में 22 बढ़ेगा, नया आ सकता है, या वृद्धि निकाल के डायरेक्ट ही निकाल दूं। एक बात बताओ, हर चीज 100% होती है? जब ये नंबर 20% बढ़ेगा तो कितना बढ़ जाएगा? 120। तो कितना हो जाएगा नया नंबर? 120%। किसका 120%? 110 का। अब अगर मैं 110 का 120% निकालूं तो मेरे भाई 110 का 120% कितना आ जाएगा? डायरेक्ट ही आ जाएगा 132। तो क्लियर है दोस्तों? तो जो मेरा नया नंबर था वो कितना आ गया? डायरेक्ट 132। देखो 20% वृद्धि हुई है तो 22 भी क्या आई है? वृद्धि आई। अच्छा, कोई नंबर 20% बढ़ के कितना होगा? 120। तो 120 वो नया नंबर बनेगा। तो पर 120% किसका? 110 का। तो 110 का 120% अगर मैंने निकाला तो मेरे भाई कितना आया? 132। तो डायरेक्ट ही आ गया। क्लियर है? आइए, तो इसको हमने दो रास्तों से कैलकुलेट किया इस तरीके से। अब और आगे बढ़े तो सवाल है हमारा कि जो पुराना नंबर 100 था, नया नंबर उससे कितना ज्यादा है। तो दोस्तों ये 100 है और ये 132 है, तो ये कितना ज्यादा है? 32। यहां से थोड़ी बहुत चीजें मैं आपको समझने में, ये इससे कितना ज्यादा है? 32। पर अभी मैंने बताया था कि किसी को भी परसेंटेज कैलकुलेट कैसे करते हैं, पिछली क्लास में पढ़ाया था कि कितना ज्यादा है? 32। किससे ज्यादा है मेरे भाई? 100 से। तो 100 से कंपैरिजन जब होगा तो अपॉन में 100 आएगा एंड मल्टीप्लाई बाय 100 भी करोगे, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा?
इसीलिए आपको पढ़ाया था कि जब भी कभी 100 से कंपैरिजन किया जाए तो डायरेक्ट ही उसको परसेंटेज बोल देंगे, हमें बार बार यहाँ पर जैसे हमने कैलकुलेट किया ऐसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद है यहाँ तक सभी को क्लियर रहा होगा। तो चलें आगे की तरफ। चलिए अब दोस्तों ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। मान लो आगे भी कोई परसेंटेज होती तो वो किस पर कैलकुलेट होती है? अब मेरी 132 पर। कोई भी अगर परसेंटेज होती तो वो किस पर कैलकुलेट होती? 132 पर। ठीक है, चलिएगा कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। आइए एक और भी मैं आपको फॉर्मूला लिखवा रहा हूं जिसको हम अक्सर इसमें चीजों में यूज में लाते हैं और एक्चुअल में परसेंटेज इसी पे चलता है। a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन, ठीक है, सदाबहार भी बोलते हैं इसको। ये ए और बी हमारी क्या है? 2% है। अगर इसके ऊपर बेस्ड होके मैं इस क्वेश्चन को करना चाहूं तो दोस्तों मेरा क्या बनेगा? 10 प्लस 10 गुना 20 डिवाइडेड बाय 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ये कितना आ गया दोस्तों? 30 प्लस 2, 30 और 2। अगर ये प्लस का आ जाए तो वृद्धि है और कैलकुलेशन के दौरान माइनस का आ जाए तो कमी होगी। यानी कि इस नई संख्या में कितनी वृद्धि होगी दोस्तों? हमारा 32%। बट एक बात याद रखना, ये सिर्फ मोस्टली 2% पे चलता है। और दो में भी अगर दोस्तों आपको मैं बताना चाहूं, जैसे मैंने पहले बताया था, अगर ये परसेंटेज थोड़े से टफ हो जाते, 11 से 1/9 हो जाता, 16 से 2/3 हो जाता, तो आपको यहां कैलकुलेशन करने में देखो प्रॉब्लम आती है नहीं आती? तो इसका मतलब हम इस पैटर्न को इस टाइप के सवालों में फॉलो नहीं करते। हम किस पैटर्न को इस टाइप के सवालों में फॉलो करेंगे, इस चीज की बात करते हैं। अब अगला वो पॉइंट आने वाला है जिस पर बेस्ड हमें हर क्वेश्चंस करने, और यही नहीं, ये जो तरीका है ये आगे चल के आप हर टाइप के क्वेश्चन में लगाओगे। आसान परसेंटेज हो, टफ हो, मुश्किल हो, कैसे भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखो, मैंने अभी आपको बताया था कि हर चीज अपने आप में मेरे भाई कितनी होती है? पूरी की पूरी 100%, ना 100 से कम ना 100 से ज्यादा। तो इसका मतलब जो भी नंबर है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो अपने आप में क्या रहा होगा? 100। वो नंबर अपने आप में क्या रहा होगा? 100। और 100 से अगर 10 बढ़ा दिया तो कितना हो गया दोस्तों? 110। फिर 100 से 20 बढ़ाया तो दोस्तों वो नंबर कितना हो गया होगा? 100। अगर वृद्धि है तो 100 में बढ़ जाएगा और कमी है तो 100 में से माइनस हो जाएगा। अब अगर मैं यहां ये चीज देखना चाहूं कि कॉमन कुछ है, जैसे 0 से 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया, डायरेक्टली गुना करो, 10 की गुना 10 में 100 और 11 की गुना 12, यानी कि ये नंबर जो 100 था 100 से 32 हो गया, पड़ गया। पर 32 का कंपैरिजन 100 32 दोस्तों मैं क्या बोलूंगा? 32। अब चाहे परसेंटेज 3 होते, 4 होते, 5 होते, मैं इसी तरीके से हर क्वेश्चन को ले। कोई डाउट तो नहीं है? प्रॉब्लम तो नहीं है? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये तरीका वो है जिसे हमें फॉलो करना। आसान परसेंट आए, टफ आए, बस इतनी बात है कि अगर आसान है तो हम 100 पे हल कर लेंगे, टफ होंगे तो फ्रैक्शन पे हल कर लेंगे, और हमारा कोई दूसरा पॉइंट ही नहीं है। तो दोस्तों बहुत अच्छा तरीका है और बहुत अच्छे से आप समझ के चलना। चलिए बढ़ते हैं की तरफ। कोई और परसेंटेज हम लिख लेते हैं यहाँ पे। सपोज दैट 30%, ठीक है, या हमें लैंग्वेज की कोई खास जरूरत नहीं है, हम आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए मान लो एक संख्या हमने 30% की वृद्धि की और 20% की कमी, तो फाइनली जो रिजल्ट आएगा उसमें क्या आएगा? ठीक है, तो क्वेश्चन सब लोग समझ गए होंगे, क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइएगा दोस्तों, हर चीज 100 होती है, 100 से 30 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 130। 100 से 20 कम होगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 80। 0 से 0 कट गया, इस 0 से इस 0।
अब कैलकुलेट करेंगे, कोई और कॉमन फैक्टर नहीं बचा। 10 की गुना 10 में कितना आएगा दोस्तों 100, और 13 की गुना 8 में करोगे तो 104। दोस्तों यहां देखना चाहता हूं मैं, तो 100 से कितना ज्यादा है 4, देन हमारा जो वृद्धि होगी वो भी कितने परसेंट की होगी 4। तो उम्मीद है यहां तक सभी को समझ आया होगा और कर सकते हो। एक क्वेश्चन देखते हैं जहां 2 से ज्यादा परसेंटेज, अगर इनकेस 2 से ज्यादा आ गए तो आप क्या करोगे। 10% वृद्धि, 30% वृद्धि और 20%। देखो दोस्तों 10 की वृद्धि, 30 की वृद्धि और 20 की। अब देखो 100 से बढ़ाओगे, 100 से 10 बढ़ाऊंगा तो कितना हो जाएगा 110। मुझे पता है यार जीरो दोनों में कॉमन है, हट ही जानी है, तो क्यों ना मैं डायरेक्ट करूं, 10 से सीधा कितना बढ़ा देता हूं 11 बढ़ा लेता हूं। आगे 10 से 3 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। उसके आगे 10 से 2 कम होगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब अगर हम यहां गुना करें तो ये कितना आ गया दोस्तों 1000। इसकी गुना करेंगे तो 13 अट्ठे 104, 104 की गुना करोगे तो 4 4 1। बताया था ना 4 का मल्टीप्लाई का नियम। अब देखो दोस्तों 1000 से ये कितना ज्यादा है 144। कितना ज्यादा है 144। अगर 1000 पे कंपेयर करूं तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, पर हमारी कैलकुलेशन कहां बच जाती है 100 पे। अगर मैं 100 पे कंपेयर करूंगा तो कभी भी मेरे को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो 100 बनाने के लिए इधर एक जीरो हटा देता हूं। जीरो हटाने का मतलब क्या, 10 से भाग कर दूंगा। 10 से जब इधर भाग करूंगा तो 10 से इधर भाग करने पर क्या होगा, एक पॉइंट लग जाएगा। अब सवाल बन गया कि जो नंबर 100 था बढ़कर कितना हो गया 114.4। तो 100 से 114.4 मेरे भाई कितना कम है, कितना ज्यादा है 14.4। देन हमारा आंसर भी कितना हो गया 14.4%। क्लियर है सभी को। अब इस तरीके से चलते हुए चाहे 3 आए 4 आए 5 आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उम्मीद है सभी को यहां तक क्लियर रहा होगा। चलिए और आगे की तरफ बढ़ते हैं 2-3 क्वेश्चनों को। देखिए मान लो हमने कहीं पर लिख दिया 30% की कमी, 20% की वृद्धि और 40% की वृद्धि। ठीक है, आइए तो 30 की कमी है तो 10 से सीधा लिखो ना, कितना 10 से 3 कम तो 7, 10 से 2 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 12, 10 से 4 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 14, 10 से 4 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 14। अब अगर मैं इधर कैलकुलेट करता हूं क्योंकि कॉमन तो कुछ है नहीं, तो भाई इधर कितना आ जाएगा 1000। इधर अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो जैसे मर्जी कर सकते हो आप, पहले इनकी गुना कर दो 14 दूनी 28, 14 कम 14 और 2 16। अब 7 की कर सकते हो 7 अट्ठे 56, 42 और 5 47, 7 एकम 7 और 4 11। यानी कि जो मेरा नंबर 1000 था 1000 से बढ़कर कितना हो गया दोस्तों 1176। पर इधर एक जीरो हटाऊंगा तो इधर एक अंक बाद पॉइंट लगाऊंगा तो मेरा नंबर कितना बढ़ गया 17 पॉइंट। क्लियर है सभी को। इन केस थोड़े जो कमजोर बच्चे रहते हैं उन चीजों को समझ नहीं आती। यहां मान लो 100 बनाने के लिए 2 जीरो हटाने पड़े तो यहाँ पॉइंट कितने अंक बाद लगा देंगे 2 अंक बाद। मान लो यहाँ पॉइंट ये हटाने के लिए 3 जीरो हटाने पड़े तो यहाँ पॉइंट भी कितने अंक बाद आ जाएगा 3 अंक बाद। इससे आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान चलती रहेगी और आपको कभी भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। उम्मीद है यहां तक सबको क्लियर रहा होगा, समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ कुछ और अच्छे सवालों के साथ। देखिएगा एक से ज्यादा भी हम अब चीजों को यूज कर सकते हैं। कैसे, मान लो कहीं पर हो गया कि 33 सही 1/3% की वृद्धि और 14 सही 2/7% की कमी। अब देखो दोस्तों ये किसमें है, हमारा टफ परसेंट है तो हम इस पे क्या यूज करेंगे फ्रैक्शन, पर याद होने चाहिए मेरे भाई। तो इसका फ्रैक्शन क्या होता है 1/3 और इसका क्या होता है 1/7।
यानी कि मैं कह सकता हूं कि 3 में कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की, और 7 में कितने, सॉरी, और 7 में कमी कितनी की हो रही है, 1। तो एक बात बताओ, 3 में 1 बढ़ेगा तो क्या होगा, 4, और 7 में से 1 घटेगा तो क्या होगा, 6। दोस्तों कॉमन फैक्टर हटा लेना हम, जैसे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, आमने सामने या क्रॉस में कॉमन हटा सकते हो। यहां क्या बच गया, 7, यहां क्या बच गया, 8। 7 से 8 हो गया तो कितना बढ़ रहा है, 1। पर दोस्तों यहाँ 100 का तो कंसेप्ट तो है नहीं, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। पर 7 से बढ़कर 8 हो गया तो 1 बढ़ा, और वो किससे बढ़ा है, 7 से, तो 1/7 गुना 100। अब अगर आपको याद होगा तो बहुत आसान है कि कितना बन गया दोस्तों, 1/7, 14 सही 2/7। और 7 से अगर 8 बढ़ रहा है तो 14 सही 2/7% क्या आएगा दोस्तों, वृद्धि। तो अगर परसेंटेज टफ आते हैं तो हम उसको किस पे हल करेंगे, फ्रैक्शन पे हल करेंगे। उम्मीद है सभी को क्लियर होगा। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करा देता हूं, ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा। चलिए दोस्तों, मान लो हमने लिख लिया कि 12.5% की वृद्धि और 33 सही 1/3% की भी वृद्धि। तो 12.5 क्या होता है दोस्तों, 1/8, और 33 से 1/3 क्या होता है दोस्तों, 1/3। क्या, तो 8 में 1 बढ़ा तो दोस्तों कितना हो गया, 9। 3 में 1 बढ़ा तो कितना हो गया दोस्तों, 4। क्या कोई कॉमन फैक्टर है, 4 दूनी 8, 3 तिया 9। 2 से बढ़कर कितना हो रहा है, 3, तो कितना बढ़ गया, 1 किस पर, 2 पर, इंटू 100। देन हमारा आंसर दोस्तों कितना आ गया, 50। तो देखो ये एक ऐसा तरीका है कि आप जिस पर जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपका टाइम सेव हो। अब कोई ये कहने लग जाए यार हर किसी को आप इस पे फ्रैक्शन पे हल कर ले, भाई क्यों कर ले ना, कल को 20 आया तो 20 बटे क्यों करें उसको हम। तो आसान परसेंटेज है, जिसको 100 में प्लस माइनस करना आसान है तो उसको परसेंटेज पे हल करो, टफ है तो उसको किस पे हल करो, फ्रैक्शन पे हल करो। बहुत माइनर सी चीज है, बड़े आसान से। नौकरी बहुत बड़ी बड़ी चाहिए ना, तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें सीखनी पड़ेंगी, और आज ये तो कोई बहुत बड़ी चीजें है भी नहीं। चलेगा, तो क्लियर है यहां तक सभी को, अब सबको समझ आ रहा है ना। कमेंट करके बता देना अगर कोई प्रॉब्लम हो और प्रैक्टिस करानी हो, ठीक है, कोई डाउट्स हो कैसा भी हो। चलिएगा, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। इसकी एक दो और भी लैंग्वेज आ जाती है, जैसे अगर मैं आपको से इसमें बोलूं साइड ऑफ ए स्क्वायर, साइड ऑफ ए स्क्वायर इंक्रीज बाय 10%, देन what will change its area। ठीक है, वो ये कह रहा है कि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट का बदलाव या वृद्धि हो। फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो। ठीक है, आइएगा दोस्तों देखो, अब अगर मैं बात बोलूं तो मेरे को यहां पर कितने परसेंट दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ 1, और क्या पूछ रहा है, एरिया। तो दोस्तों सभी को पता होगा कि वर्ग का जो एरिया होता है वो क्या होता है, साइड का स्क्वायर। पहले थोड़ा सा इस सवाल को अच्छे से समझ लेते हैं दोस्तों। मान लो हमने एक वर्ग बनाया, ठीक है, अब इसकी जो प्रत्येक साइड है उसको हमने 10-10% बढ़ा दिया। तो एक बात बताओ, अगर ये वाली साइड 10-10% बढ़ गई, मान लो इतनी हो गई, ये वाली साइड भी 10% बढ़ा दी, इतनी हो गई, ये भी बढ़ा दी, ये हो गई, और ये भी बढ़ा दी, तो दोस्तों एक नया वर्ग बना। वो ये कह रहा है कि छोटे वर्ग का एरिया ये है, मान लिया ए, तो ये जितना भी एरिया बढ़ा है यानी कि b माइनस ए, उसका परसेंटेज क्या है।
और वो सवाल किस पूछा गया, परसेंटेज। जैसे तुमने देखा होगा कि कमरा वगैरह है, अपना ये क्षेत्रफल है, थोड़ी थोड़ी उसकी दीवार अगर आप हटा दोगे तो उसका एरिया बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा। और भी तुमने देखा होगा मुन्ना भाई एमबीबीएस, जब मुन्ना भाई जी एमबीबीएस क्लियर कर लेते हैं तो जाते हैं ना वहां पे एडमिशन लेने के लिए, तो हॉस्टल में रहते हैं, तो कमरा बहुत छोटा दिखता है ना, तो उसका दोस्त कहता नहीं है, कर भाई ये बाजू वाला कमरा अंदर ले लेते हैं, अपना एरिया बढ़ जाएगा, नहीं। तो समझ गए ना वो एरिया का मतलब क्या हुआ। अब दोस्तों देखो, बहुत सिंपल से तरीके से बता देता हूं मैं आपको, हालांकि इसकी चीजें हमें याद होनी चाहिए। ये जो हमारी साइड पावर है, जिस साइड में भी इंक्रीमेंट हो रहा है, जो भी वैल्यू पूछी जा रही है, तो ये पूछा जा रहा है, तो साइड की पावर कितनी है परसेंटेज उतनी बार यूज होगा, उस साइड की पावर कितनी है परसेंटेज क्या होगा, उतनी बार ही यूज होगा, ठीक है। जैसे साइड का स्क्वायर है तो इसका मतलब परसेंटेज भी कितनी बार यूज होगा, 2 बार। यानी कि हम जो 10% की इंक्रीमेंट बोलेंगे वो कितनी बार करना है दोस्तों, 2। क्लियर है, आइएगा। अब जब मुझे चीजें क्लियर हैं तो मैं क्यों ना 10 से 1 बढ़ाऊंगा, सीधा 11, फिर से 10 से 1 बढ़ाऊंगा तो सीधा कितना आएगा दोस्तों, 11। 10 की गुना 10 में 100, 11 की गुना 11 में 121। 100 से दोस्तों कितना ज्यादा है, 21, देन आंसर भी कितना होगा, 21। क्लियर है। बट देखो इसके लिए हमें मेंसुरेशन के फॉर्मूले आने चाहिए, अगर मेंसुरेशन का फॉर्मूला हमें नहीं आता तो हम चीजों को इतनी आसानी से यूज में नहीं ला सकते। क्लियर है। लास्ट में एक छोटी सी ट्रिक बता दूंगा, जिन्हें पुलिस वगैरह के एग्जाम देने होते हैं मोस्टली नहीं याद करते हैं, ठीक है, बट याद होने जरूरी है और सबको याद होती है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 10%। देखो वो कहता है कि लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 10 एंड 20%, देन व्हाट विल चेंज इट्स एरिया। वो कह रहा है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 10 और 20% बढ़ाई जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो या क्या बदलाव आएगा। वही बात है, लंबाई और चौड़ाई बढ़ेगी तो उसका एरिया भी बढ़ेगा। बट अगर मैं इसके एरिया की बात करूं तो इसका एरिया होता क्या है, एल इंटू, यानी कि लंबाई भी एक बार यूज होती है और चौड़ाई भी सिर्फ एक ही बार यूज होती है। तो इसका मतलब ये भी 10% और ये कितना है 20%, तो दोनों एक एक बार यूज होंगे। तो 10 से 1 बढ़ा के भाई मैं क्या लिखूंगा 11, और 10 से 2 बढ़ा के क्या लिखूंगा 12। ये आएगा 100, ये 132, 100 से 132 कितना आ गया 32%। आंसर कितना हो गया मेरा 32%। इन पे मैं ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करा रहा क्योंकि एक एक क्वेश्चन करा देता हूं, बाकी आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, वहां से पढ़ लेना, टेलीग्राम पे डाल दूंगा, मेरा चैनल है वहां से कर लेना, ठीक है। तो एक एक तरह के हर टाइप के एक एक क्वेश्चन मैं आपको इसमें डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। रेडियस ऑफ ए सर्कल इंक्रीज बाय 30%, increase by 30%, then what will change its area। ठीक है, अगेन देखो, अगर मैं सर्कल के एरिया की बात करूं तो सर्कल का जो दोस्तों एरिया होता है वो हमारा सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब एक बात बताओ, इंक्रीज किस में किया जा रहा है, रेडियस में, और रेडियस यहाँ पे पावर कितनी यूज हो रही है 2 यूज हो रही है, तो इसका मतलब 30% का इंक्रीमेंट कितनी बार ही होगा 2 बार। डायरेक्ट करेंगे
से 3 बढ़ेगा 13 आएगा, और फिर से 10 से 3 बढ़ेगा तो कितना आएगा दोस्तों 13। 10 की गुना 10 में 100, और ये 169। 100 से 169 कितना ज्यादा है 69, देन हमारा आंसर भी कितना होगा 69। कोई डाउट यहां तक? कर पाओगे आराम से, कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे की तरफ पढ़ते हैं एक और क्वेश्चन के साथ। आइएगा दोस्तों। देखो उसने बोला रेडियस ऑफ ए स्फीयर इंक्रीज बाय 10%, देन व्हाट विल चेंज इट्स वॉल्यूम। यानी कि एक गोला, अब देखो गोला क्या होता है 3 डायमेंशनल आकृति, ठीक है, कि त्रिज्या 10% बढ़ाई जाती है तो उसके आयतन में क्या बदलाव आएगा। अब अगर मैं आयतन का फॉर्मूला देखना चाहूं तो आयतन गोले का कैसे निकलता है 4/3 पाई आर क्यूब। दोस्तों 4/3 पाई से हमारा कोई मतलब नहीं है। जब इंक्रीमेंट रेडियस में हो रहा है तो हम वहां पे भी किस में देखेंगे रेडियस में देखेंगे, और यहाँ रेडियस क्या है आर क्यूब है, तो इसका मतलब परसेंटेज कितनी बार यूज होगा दोस्तों 3 बार यूज होगा। तो 10 से सीधा 11 है 10, या जब 3 बार यूज हो रहा है तो क्यों ना यहाँ पर पावर 3 लगा दें। पावर 3 लगाओगे तो दोस्तों ये कितना आ जाता है 1000, और ये कितना होता है 11 का क्यूब 1331। जीरो हटाने के लिए पॉइंट 100 से कितना ज्यादा है 33 पॉइंट, देन हमारा आंसर भी कितना हो जाएगा 33 पॉइंट। क्लियर है? उम्मीद है सभी को यहाँ तक। तो जितने भी ये 3 डायमेंशनल आकृति के फॉर्मूले आते हैं क्वेश्चन बनते हैं, तो ये डिपेंड किसके ऊपर करता है कि क्या वैल्यू हमसे पूछी जा रही है, उसमें जिस यूनिट में चेंजमेंट किया जा रहा है वो यूनिट कितनी पावर के रूप में यूज हो रही है। जितनी वो पावर के रूप में यूज हो रही है उसको उतनी बार हम यूज में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कॉपी कीजिएगा, फिर अगले सवाल की तरफ पढ़ेंगे। चलेगा दोस्तों, उम्मीद है सबने कॉपी कर लिया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखो दोस्तों समझ रेडियस एंड हाइट ऑफ ए कोन इंक्रीज बाय 10% एंड 30%, देन व्हाट विल चेंज इट्स। एक और क्वेश्चन है कि किसी शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में 10 और 30% की वृद्धि की जाती है तो उसके आयतन में कितनी वृद्धि हो या क्या बदलाव आएगा। अब दोस्तों शंकु, शंकु सबको पता है किस टाइप का होता है या नहीं। ये जो बर्थडे पे टोपी पहनते हैं ना वो क्या रहता है शंकु ही रहता है। और भी तुमने देखा होगा जो तुम स्टाइल मारने किसी को आइसक्रीम खिलाना है, हाँ देना, कल 2 50-50 वाले कौन देना है। कभी हिंदी मांग के देखे हो 2 50-50 वाले शंकु देना, जरा मांगे हो कभी? नहीं ना। हाँ, तो शंकु वही होता है जो कौन तुम खाते हो। अब इसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का मतलब समझ रहे हो ना क्या, उस शंकु में कितनी आइसक्रीम भरी हुई है वो उसका वॉल्यूम होगा। कभी सोच के देखा है कि यहाँ कुछ मैथ का भी चल रहा है? पर नहीं, तुम्हें तो जिसको खिला रहे हो उससे सपने, बस बस ज्यादा ना सोचो। तो देखो इसका जो आयतन होता है वो क्या होता है 1/3 पाई आर
शंकु का जो आयतन होता है वो क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो 1/3 से कोई मतलब नहीं है, मतलब हमारा किससे है, तो देखो आर तो स्क्वायर में आ रहा है और एच कितना आ रहा है, पावर 1 आ रहा है। तो इसका मतलब आर जो इंक्रीमेंट है वो कितनी बार होगा मेरे दोस्तों, 2 बार। और हाइट में कितनी बार इंक्रीमेंट होगा, 1 बार। तो करके देखते हैं। यानी कि रेडियस उसने कितनी बढ़ाई थी 10% और हाइट कितनी बढ़ाई थी 30%। आइएगा, तो 10 से रेडियस कितनी होगी 11, 10 से रेडियस कितनी होगी 11 और हाइट 10 से 3 बढ़कर कितनी हो जाएगी दोस्तों 13। इसको अब अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों मेरा 1000 और 11 11 121 होता है। कैलकुलेट करोगे 13 एकम 3 13 दूनी 26 और 1 27, 13 कम 13 और 2 15। जीरो हटाऊंगा पॉइंट लगाऊंगा, 100 से कितना ज्यादा है 57 पॉइंट। देन हमारी भी जो वृद्धि होगी वो कितनी होगी 57 पॉइंट। ध्यान रखना दोस्तों, इन टॉपिकों से किसी भी एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन जरूर आना, परसेंटेज की बात नहीं कर रहा, सिर्फ इन्हीं पॉइंट के जो अब तक हमने पढ़ा इससे एक क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स है, तय कि एक क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा हर कीमत पे। ठीक है, तो चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कुछ क्वेश्चन जहां बात बन जाए। तो उम्मीद है दोस्तों इस टाइप के आप सर क्वेश्चंस को कर पाओगे। सिर्फ आपको क्या याद होना चाहिए, फॉर्मूला। इन केस आप अगर भूल भी जाते हो तो देखो जो डायग्राम है वो या तो 2 डायमेंशनल होते हैं या 3 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल यानी कि 2 आयामी और 3 डायमेंशनल यानी कि 3 आयामी। मतलब जिनमें 2 सरफेस होते हैं और इनके अंदर कितने सरफेस होते हैं, 3 सरफेस। जैसे कि तुमने देखा होगा फर्श कैसा होता है 2 डायमेंशनल, वृत्त कैसा होता है 2 डायमेंशनल। ज्यादा जानकारी जब मेंसुरेशन पढ़ेंगे तब करेंगे, बट अगर इस डस्टर की बात करूं तो ये डस्टर क्या है 3 डायमेंशनल। क्यों, 1 2 और 1 1 2 और 1 3। जैसे कमरा, कमरा क्या आएगा 3 डायमेंशनल आएगा। सिलेंडर बेलन क्या आएगा 3 डायमेंशनल आएगा। ठीक है, तो दोस्तों देखो 2 डायमेंशन में मोस्टली हमसे एरिया पूछा जाता है। क्या पूछा जाएगा, एरिया। तो अगर एरिया पूछा जा रहा है तो हम 2%, तो हमें जो जरूरत होगी वो कितने परसेंट की होगी 2% एरिया निकालने के लिए। अगर एक ही परसेंट के बने तो उसे 2 टाइम्स यूज कर लेंगे और अगर 2 अलग अलग है तो दोनों को एक एक बार यूज कर लेंगे। बट अगर मैं 3 डायमेंशन, तो यहां एरिया में तो यही कंसेप्ट चलेगा। एरिया के साथ साथ वॉल्यूम भी पूछा जाता है, वॉल्यूम यानी कि आयतन। ठीक है, अब आयतन निकालने के लिए हमें कितने परसेंट चाहिए, 3%। हमें दोस्तों कितने परसेंट चाहिए वॉल्यूम निकालने के लिए, 3%। अब अगर यहां पर ये 3% चाहिए, अगर सिंगल परसेंट है तो उसी को हम कितनी बार यूज कर लेंगे 3 टाइम्स। ठीक है, 3 टाइम्स। बट अगर ऐसा केस आ गया कि रेडियस और हाइट है तो याद रखना ऐसा केस अगर आता है तो रेडियस यूज होगी 2 टाइम्स और हाइट यूज होगी 1 टाइम। ठीक है, अगर एक ही आ रहा है तो उसे हम 3 बार यूज करेंगे, 3 आ रहे हैं तो तीनों को एक एक बार यूज कर सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर रेडियस है और हाइट है, ये कहां कहां आएगा रेडियस और हाइट, बेलन में, शंकु में, मोस्टली ये दो ही में आता है। ठीक है, तो ये दोनों को हमें रेडियस को कितनी बार यूज करेंगे 2 बार और हाइट को कितनी बार यूज करेंगे दोस्तों 1 बार। क्योंकि ये जो ये हमारा किस में आएगा, कौन और सिलेंडर। ठीक है, शंकु और बेलन, और किसी लैंग्वेज के अंदर ये सारी चीजें नहीं। तो उम्मीद है यहां तक सबको क्लियर रहा होगा। आइए,
दोस्तों एक छोटी सी बात यहाँ मैं सिंगल टाइप के क्वेश्चन पे कर रहा हूँ, जब इसकी बात चल गई है, क्योंकि मेंसुरेशन की लैंग्वेज से एक सिंगल परसेंट का भी क्वेश्चन आते हैं। किस टाइप से वो कोई भी क्वेश्चन बनता है ध्यान से समझिएगा, मैं लिख लेता हूँ। लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 10%, then what percent decrease its breadth so that area will be remain same। दोस्तों जो हमने वो प्राइज वाला कंसेप्ट पढ़ा था ना, यहाँ पर भी वही है। वहां प्राइज के दो पहलू होते थे कि प्राइज अगर बढ़ रहा है तो कंजम्पशन या क्वांटिटी क्या हो जाती थी, कम हो जाती थी। बट जो एक्सपेंडिचर था वो क्या होता था, वो सेम रहता था। वही कंसेप्ट है। वो ये कह रहा है कि एक आयत है और उस आयत की लंबाई बढ़ा दी। अब एक बात बताओ दोस्तों, अगर मैं इसकी लंबाई को बढ़ाऊंगा और अगर चौड़ाई को मैं सेम भी रखूं तो चौड़ाई यहां तक आएगी। तो ये इतना हिस्सा और ये इतना हिस्सा का जो एरिया वो बढ़ गया या नहीं बढ़ गया। पर वो हमसे ये कह रहा है कि जो एरिया है वो हमें कैसा रखना है दोस्तों, एरिया हमें सेम रखना है, यानी कि एरिया में कोई बदलाव नहीं आना। यानी कि जितना एरिया इसका ये था बढ़ाने के बाद भी वही होना चाहिए। तो उसकी वजह क्या मिलेगी, जब मैं इसकी चौड़ाई को कुछ कम करूंगा, जब इसकी चौड़ाई को मैं कुछ करूंगा तभी तो वो होगा। क्लियर है बात यहां तक सभी को। अगर आप किसी चीज की लंबाई बढ़ा रहे हो और चौड़ाई सेम भी रखते हो तो एरिया ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। पर लंबाई भी बढ़ाएं और एरिया भी पहले के जितना ही रहे तो उसकी चौड़ाई हमें क्या करनी पड़ेगी दोस्तों, कम करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहां पर भी वही पहलू है। आइए उसी तरीके से करेंगे जो हमने सीखा। जितनी भी इंटू 100, तो क्या बन गया 10/110 गुना 100। आपको याद होगा 1/11 क्या होता है, 11 से 1/9 से 1/11। क्लियर है सभी को। तो मेंसुरेशन की लैंग्वेज आती है, बट एक साइड को बढ़ाकर दूसरी को कम कराएगा, एक को कम करेगा तो दूसरी को बढ़ाएगा, क्योंकि उसे हमेशा एरिया कैसा रखना है दोस्तों, यहाँ पर सेम रखना है, बराबर। क्लियर है सभी को यहाँ तक का, कोई डाउट तो नहीं होगा किसी का कैसा भी। चले यहाँ से अगली की तरफ। अब देखो दोस्तों, इन पार्ट से आपके जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो आपसे हो जाने चाहिए, वो आपसे बनने चाहिए। ठीक है, ताकि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम इस टाइप के सवालों पे ना आए। ठीक है दोस्तों, रफ करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक बहुत इन्हीं सब चीजों से सब करके क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो मैं क्वेश्चन लिखता हूं, आप लोग समझिए। देखिएगा एक क्वेश्चन है, इन एक्सप्रेशन x³ y² x is decreased by 25% and y 20%, then find decrement in its value।
समझना ध्यान से दोस्तों। वो ये कह रहा है कि कोई एक्सप्रेशन है जिसमें x कोई वेरिएबल है और x में 25% की कमी की गई है और y है और y में 20% की गई है। तो पूछ रहा है कि x क्यूब और y स्क्वायर में क्या कमी या वृद्धि। जब दोनों में कमी है तो कमी होगी। अब देखो दोस्तों, एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर, बात वही आ गई जो अभी तक भी हम पढ़ रहे थे। जैसे 1% दिए जाते थे, 1 या 2%, और जो भी मेंसुरेशन में हमसे पूछा जाता था फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यूज करते थे, तो वहां वो फॉर्मूला हमें पता नहीं होता। आयतन भी पूछ सकता है, क्षेत्रफल भी पूछ सकता है, तो जो वो वैल्यू पूछता था उसके फॉर्मूले में देखते थे कितनी पावर यूज हो रही है और उसके बाद आंसर तक पहुंचते थे। बट अगर हम दोस्तों यहां ध्यान से देखें तो यहां साफ साफ बता दिया x की पावर कितनी है 3 और y की पावर कितनी है दोस्तों 2। तो इसका मतलब x में कमी 3 बार होगी और y में कमी कितनी बार होगी 2 बार, तो टोटल 5 टाइम्स होगी। अब 5 टाइम्स अगर करोगे तो इतने आसानी से तो नहीं होगा। तो देखिए 100 है, 100 से अगर मैं पहले x की बात कर रहा हूं, 25 कम करूंगा तो 75, चाहे रेशियो निकाल लेता हूं। रेशियो काटूंगा 2500 का 100 और 25 थी 75, यानी कि 4 से कितना कम हो रहा है 3, पर ये कितनी बार किया जा रहा है 3 बार। तो चाहो तो इसकी पावर 3 भी लिख सकते हैं, क्यों हम बेकार में टाइम को करें। जब मैं y की बात करूंगा तो y भी 100 होगा और 20 कम है तो कितना आएगा दोस्तों 80, पर इसका भी रेशियो निकालूंगा तो 5 से कितना आएगा 4, पर 2 बार है तो इसका स्क्वायर कितना लगाऊंगा 2 लगाऊंगा। तो अगर मैं दूं कि 5 स्क्वायर और 4 भी स्क्वायर, तो एक बात बताओ ध्यान से समझिएगा, 4 स्क्वायर से ये पावर कैंसिल हो जाएगी, कॉमन फैक्टर काट दिया मैंने। 5 का स्क्वायर 25, 25 गुना 4 में करूंगा कितना आएगा दोस्तों 100, यहां तो है नहीं। 3 का क्यूब क्या होता है 27, 100 की चीज 27, तो कितना कम हो रहा है 60, कितना कम हो रहा है 73, यानी कि इसकी जो भी वैल्यू बनेगी उसमें कितने परसेंट की कमी हो जाएगी 73%। तो दोस्तों इसलिए ये आपको पैटर्न सिखाया ताकि आप कोई भी क्वेश्चन और कैसा भी क्वेश्चन इस तरीके से हल कर। तो उम्मीद है यहां तक दोनों क्लासेज में हमारा पॉइंट क्लियर रहा होगा, कोई डाउट तो नहीं होगा सभी को। सिंगल परसेंट आए, डबल को 5 टाइम यूज करें, 4 टाइम यूज करें, आराम से कर सकते हैं, कैसी भी लैंग्वेज आए कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। मेजरली इस पे 2-3 ही प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, बस इनकी लैंग्वेज बदली जा सकती है, ठीक है। अब दोस्तों जो अगली क्लास है वहां सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट पॉइंट यूज होगा हमारा, वहां सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट पॉइंट हमारा क्या यूज होगा पहले उसको समझिएगा, फिर आगे का कुछ और डिस्कस भी करूंगा मैं। कि देखो पूरी जो यूनिट है वो डिपेंड करती है परसेंट इक्वल्स टू सम, है ना। जब तक हमें हर सवाल में ये रिलेशन नहीं मिल जाता हम किसी भी सवाल को नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगले जितने भी सवाल आएंगे उनमें हम यही रिलेशन ढूंढेंगे कि कुछ संख्याएं कुछ परसेंट के बराबर है। तो अगली क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, गलती से भी मिस मत करना वरना उससे आगे की जो जर्नी है ना उसमें तुम फेल हो जाओगे, ये तय, आगे की जर्नी कवर नहीं कर पाओगे अगर अगली जो क्लास है वो मिस करो, ठीक है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा ना बोलकर बस शॉर्ट फॉर्म में आप इंपॉर्टेंस की बात समझ लिया करो। दोस्तों लास्ट क्लास में मैंने आपको एक बात बताई थी कि आप ये फ्रैक्शन वैल्यू याद कर लेना, तो सबने याद किए हैं पक्का, झूठ तो नहीं बोल रहे, खाना अपनी अपनी उसकी कसम है नहीं, खाओ, चलिए चलो अच्छी बात है याद कर लिए। याद नहीं किए तो इसका मतलब तुम्हें उनकी जिंदगी से कोई प्यार नहीं है, तुम्हें उनकी जिंदगी से कोई लगाव नहीं है। कुछ का तो ये भी है कि हमारे तो कई सारे हैं, किस किस के खाए नाम तो बता दो। चलिए तो समझना दोस्तों, यहां से मैंने आपको बताया था कि मान लो 1/9 अगर 11 सही 1/9% है, देन हम 2/9 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। कहीं कैलकुलेशन में आ जाए, क्वेश्चन नहीं आएंगे, सिर्फ कैलकुलेशन, लास्ट में जब हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं वहां ये चीजें होंगी। तो देखो दोस्तों ऊपर 1 है, यहां ऊपर 2 है, तो 1 का ये कितना हो रहा है बोलो
डबल हो रहा है तो परसेंटेज भी सिंपल सी बात है क्या हो जाएगी दोस्तों, डबल हो जाएगी। तो 11 का 2 22, एक का डबल 2 और 9। इसका ये फायदा है, डायरेक्टली हमने लिख दिया कि 22 सही 2/9। मान लो कहीं वो हमसे पूछ ले 4/9, तो ऐसा नहीं है दोस्तों लिखते चले, 1 है, 1 से कितना आ रहा है 4, तो कितने गुना हो रहा है दोस्तों 4 गुना, तो परसेंटेज भी हमारा कितने गुना हो जाएगा 4 गुना। यानी कि 11 गुना 4 करोगे 44 और 1 गुना 4 4/9, देन हमारा आंसर कितना लिख देंगे 44 सही 4/9। पर दोस्तों ये सब चीजें तब समझ में आएंगी जब हमें चीजें थोड़ी सी क्लियर होंगी। जैसे आपने देखा होगा कि 1/7 कितना होता है 14 सही 2/7, और मैं आपसे पूछ लूं कि भाई 3/7 बता दो, तो 3 अगर आप 7 बताओगे तो देखना ये 1 है और ये 3 है, तो एक कितने गुना हो रहा है इसका दोस्तों 3 गुना, तो परसेंटेज भी उधर कितने गुना हो जाएगी 3 गुना हो जाएगी। 14 की गुना 3 में करूंगा दोस्तों 42, 3 की गुना 2 में 6/7। क्लियर है सभी को यहां तक? यानी कि अंश यानी कि न्यूमरेटर जितना भी गुना होगा परसेंटेज भी हमारी उतनी ही गुना हो जाएगी। पर देखो एग्जाम ओरिएंटेड हमें लिख के नहीं करेंगे, जैसे कहीं बन रही है कैलकुलेशन 3/7 इंटू 100, वहां टाइम वेस्ट ना करके इतना 3 तो 14 तिया 42, 2 तिया 6, 42 सही 6/7 पे आंसर लगा दो, बात खत्म हो गई। पेपर में तो ऑप्शन भी तो आते हैं ना, तो हमें पूरी कैलकुलेशन क्यों करेंगे हम। तो ऐसी बहुत सारी चीजें सीखनी होंगी जहां हमारा टाइम सेव होगा। ठीक है, थोड़ी सी इसमें भी एक पॉइंट बता देता हूं, कई बार एक्सेल और भी गलतियां होती हैं। मान लीजिए कहीं पर क्वेश्चन आ गया जैसे 7/9, 7/9 की वैल्यू हमसे पूछ कि 7/9 की वैल्यू क्या होती है, और 7/9 इंटू 100 करके तो निकाल ही सकते, पर हमें डायरेक्ट सीखनी है। इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए 1/9, और 1/9 क्या होता है मेरा 11 से 1/9। तो मेरे भाई एक का एक कितने गुना हो रहा है, बोलो कितने गुना हो रहा है 7 गुना, तो ये भी 7 गुना हो जाएगा, 11 गुना 7 77, 7 एकम 7/। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक, कर पाओगे आराम से। बट एक बात याद रखना, मैं ही बता देता हूं, जैसे कैलकुलेशन के दौरान सपोज दैट यहां 10 आ जाता, 77 सही 10/9, तो 9 से बड़ा नंबर कभी यहां नहीं आ सकता, ये बात क्लियर है। क्यों? क्योंकि आप कभी भी अगर ये लिख रहे हो 5 सही 2/3, तो 5 दिया 15 और 2 ये क्या है 17/3, और नियम है कि अंश न्यूमरेटर कभी बड़ा नहीं हो सकता है। तो इसीलिए 3 के इसमें कितने मल्टीपल हैं दोस्तों 5, उनको हम यहां लिख देते हैं। जो रिमेनिंग बचता है वो कितना है दोस्तों 2, उसको हम यहां पर 17 में 3 के कितने मल्टीपल है 5, वो यहां लिख दिया, रिमेनिंग क्या बचा 2 वो यहां लिख दिया अपॉन में। वही चीज यहां करनी है कि क्या जब 9 से बड़ा नंबर ऊपर आ गया तो इस 10 में भी तो 9 का मल्टीपल है मेरे भाई, कितना मल्टीपल है 1, तो वो 1 इधर बढ़ा दो, यानी कि यहां कितना हो गया 78। तो एक मल्टीपल 9 निकल गया तो कितना बच गया 1/, देन आंसर कितना हो गया 78 सही 1/। तो इस चीज का कैलकुलेशन के दौरान हमेशा ध्यान, तो उम्मीद है यहां से इन सब चीजों को बनाओगे। पर देखो दोस्तों ये बनेंगी तब ही जब आपकी कैलकुलेशन पे पकड़ हो, 1/2 1/3 1/4 ये सब याद हो। ठीक है, तो इनको इसीलिए आपको बहुत अच्छे से याद करना है और बार बार प्रैक्टिस करनी है ताकि हम चीजों को बहुत आसानी से कर पाए। तो नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मत जाइएगा, साथ साथ पढ़ते रहिएगा और साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए। क्लियर है सभी को? चलिए दूसरा इसमें एक बात और याद रखना, 2 पॉइंट है। नोट्स में आपको 2 तरह के पीडीएफ मिलेंगे अगर आपके पास बुक नहीं है। एक बुक जो मेरी है उसके, दूसरा प्रीवियस ईयर। तो अगर मैं कोई भी टाइप पढ़ा रहा हूं, मान लो टाइप फर्स्ट पढ़ा रहे हैं, तो टाइप फर्स्ट को पहले हमें इससे भी करना और फिर इससे भी करना, पर दोनों में थोड़ा सा प्रैक्टिस के दौरान चेंजमेंट रखना। क्या, जब आप इससे करोगे यानी कि वॉल्यूम 1 से करोगे
तो उन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से समझ के बहुत डिटेल में लिख के भी करना तो कोई दिक्कत नहीं है। बट जब आप इस पे आओगे और इससे करोगे तो फिर आपको बहुत शॉर्ट फॉर्म में बहुत कैलकुलेशन कम करके क्वेश्चन करने, लाइक एग्जाम, क्योंकि यहां वो सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो आज तक एग्जाम्स के अंदर पूछे गए। क्लियर है सभी को? और एटलीस्ट हर चैप्टर को कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज जरूर करो, तब आपकी प्रैक्टिस बने। अच्छा, जैसे वन टाइम चलो जैसे भी किया, सेकंड टाइम पे बहुत कम लिखना है, माइंड में ज्यादा कैलकुलेशन करनी है और फिर क्वेश्चंस को करना है। दूसरी बात दोस्तों, प्रीवियस ईयर बहुत सारी किताबों में आता है, ठीक है, और टाइप वाइज भी लगा हुआ आता है। बट जैसे जैसे हम यहाँ क्लासरूम में क्वेश्चंस का लेवल धीरे धीरे बढ़ाते हुए पढ़ रहे हैं, पहले आसान फिर टफ, फिर उसके ऊपर बनने वाले, फिर और बनने वाले, फिर और बनने वाले, मैंने ही पूरे ही प्रीवियस ईयर को भी उसी फॉर्म में सजाया। यानी कि ऐसा कभी नहीं मिलेगा कि बहुत टफ क्वेश्चन स्टार्टिंग में, चाहे आया वो कोई से ईयर में हो, और बहुत आसान क्वेश्चन पीछे पड़ा हुआ है। हम करने लगे टफ, पहले आ गया, दिमाग खराब हो गया, फिर हमने रख दिया। यानी कि इस प्रीवियस ईयर को बहुत आसान रूप में बनाने के लिए मैंने स्टेप वाइज क्वेश्चन लगाया, और वो भी टाइप वाइज। जिस टाइप को पढ़ा रहा हूं उसमें उसी टाइप के क्वेश्चन होंगे, और किसी अदर टाइप के क्वेश्चन कभी भी आपको नहीं मिल सकते, ये गारंटी। क्लियर है सभी को? तो इसको बहुत अच्छे से लगाना, बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करके प्रीवियस ईयर में आपको दूंगा, बहुत बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस लगाओगे तो आप किसी बुक से कंपेयर करना, आपको एक्चुअल में समझ आएगा कि हाँ यार, एक्चुअल में मेहनत करके टीचर ने खुद ही उनको टाइप वाइज लगाया है, और सीडी दर सीडी, पहले आसान फिर उससे टफ, चाहे किसी भी ईयर में आए सही। मैंने ये नहीं कि 2011 की एक तरफ फिर 12 13 14, नहीं, पहले आसान क्वेश्चन, फिर उससे मुश्किल, फिर उससे मुश्किल, फिर उसके इस पॉइंट ऑफ व्यू पे लगाया गया। ठीक है, तो दोस्तों अभी इनमें से आपको टाइप फर्स्ट पूरा प्रैक्टिस करना है। तो उम्मीद है यहाँ तक क्लास सभी को समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच। चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। ठीक है, चलो, और अपनी पढ़ाई जारी रखो, मेहनत करो। थैंक यू वेरी मच।